हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और यूपी बोर्ड 2026 में हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, ये 20 नंबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, तो विकल्प वाले क्वेश्चन तो एकदम अच्छे से पढ़ने का आप लोग प्रयास किया कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये दिया गया आपका प्रश्न नंबर पहला। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ध्रुवस्वामिनी जो रचना है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है। ठीक है, VIMP क्वेश्चन। ठीक है, VIMP क्वेश्चन। तो जो है आपके ऑप्शन में दिया गया, पहले ऑप्शन में दिया गया निराला। इनका पूरा नाम आप सभी को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, और तीसरे में दिया गया है क्या, रामकृष्ण दास, और चौथे में दिया गया यानी डी में दिया गया है रामचंद्र शुक्ल दिया गया है। तो देखिए, ध्रुवस्वामी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, और ये विधा किस कौन सी विधा की रचना है, तो नाटक विधा की रचना है, यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो रचनाओं में ज़्यादातर आपको अगर कन्फ्यूजन रहता है कि हम किन किन जो है किसका किस्सा यानी कि रचना याद करें, तो आप नंबर एक पे लिखिए भाई, आचार्य। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक ये हो गए, और दूसरे नंबर पे हो गए आपके यही जयशंकर प्रसाद, इनका रचना याद करना है। तीसरे नंबर पे आप लिख के ले लो महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा, इनका याद कर लीजिए। और हरिवंश राय बच्चन हो गए हैं। ठीक है, ऐसे कई कवियों का आपको जो है रचना पढ़ना होगा। इन सभी की रचना जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हर साल आपके पेपर में जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है, कह रहा है का प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है। यानी कि इनका इनका भी देखिए रचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इनका भी आपको रचना पढ़ना होगा। किसका, मुंशी प्रेमचंद का। इनका भी कई पेपरों में आपने देखा होगा कि इनकी कई सारी रचनाएं पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है, उपन्यास, या फिर निबंधकार, या फिर कवि, या फिर यहाँ पर नाटककार। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो प्रेमचंद जी है, इनका सबसे ज़्यादा योगदान जो है ये उपन्यासकार में है, यानी इसमें इनका जो है महत्व है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप सभी को ऑप्शन नंबर पहला जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को ये पता होनी चाहिए कि इनकी भी रचना आपके पेपर में पूछा जाना चाहिए, यानी पूछा जाता है, आप ये समझ लो, तो पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं ये दिया गया है, क्या दिया गया है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ये भी काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप महत्वपूर्ण भी मान सकते हो। ठीक है, तो रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यहाँ पर बंग महिला, और बी में दिया गया प्रेमचंद, सी में दिया गया यहाँ पर क्या दिया गया भाई, तो इंसा अल्लाह खां, और डी में क्या दिया गया मोहन राकेश दिया गया है। तो देखिए, रानी केतकी की कहानी जो रचना है, ये मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है, गद्य की एक विधा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कि महाकाव्य, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया नाटक, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, तो एकांकी दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि नाटक जो है, नाटक एक विधा है, गद्य की एक विधा है, और उपन्यास की अगर बात करें तो उपन्यास भी एक विधा है। ठीक है, एकांकी भी है, यात्रावृत्ति भी है। ठीक है, उपन्यास भी है। ऐसे बहुत सारे जो हैं आपने देखा होगा कि कई सारे जो है ये सब गद्य की विधाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कौन सी नहीं है। तो महाकाव्य जो है ये आपका जो है
गद्य की एक विधा नहीं है, ठीक है, तो महाकाव्य। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक, देखिए यहाँ पर एक प्रकार उपन्यास भी बोला है ना, तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। यहाँ पर आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो सकती है इस प्रश्न से कि परीक्षा गुरु किसकी रचना है। एक ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न ये हो गया कि परीक्षा जो गुरु है ये किस विधा की रचना है, तो आप लोग क्या बताएंगे, उपन्यास विधा की रचना है, ठीक। चलिए, तो ये रचना जो है लाला श्रीनिवास दास, कहाँ गए, ऑप्शन नंबर डी में अगर देखेंगे तो लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है जो दिया गया लाला श्रीनिवास दास, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर श्री लाला शुक्ल लिखा है तो ये नहीं होगा, लाला श्रीनिवास दास वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं देव, केशवदास, भूषण या फिर मतीराम। तो रामचंद्र का जो रचना है वो केशवदास की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है और ये रचना काफ़ी बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप ऐसा मान सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो इसके रामचंद्रिका जो है ये केशवदास की एक रचना है, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 4, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 7, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 10 और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो 100 दिया गया है। तो तार सप्तक में कितने कवियों का यानी कितने कवि जो है का रचना यहाँ पे संकलित है, तो 7 कवियों का जो है रचना यहाँ पर संकलित है। अब कितने कौन कौन से कवि हैं ये नहीं पूछा जाता है आपसे, ये पूछा जाता है कि कितने कवि हैं, तो 7, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये 8 है भाई, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि महावीर प्रताप द्विवेदी के नाम से पड़ा था, द्विवेदी युग पड़ा था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि गंगा लहरी रचना है, गंगा लहरी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया पद्माकर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बिहारी और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया भूषण, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया तो मती राम दिया गया है। तो देखिए गंगा लहरी जो रचना है ये है पद्माकर की, ठीक है, किसकी है, पद्माकर की। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, इसमें क्या बोल रहा है, करुण रस का स्थायी भाव। आप लोगों से जो है स्थायी भाव से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्थायी भाव के माने कि जितने भी रस और हैं उनके स्थायी भाव आप याद करके रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि स्थायी भाव भी पूछे जाते हैं। तो देखिए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। हास्य रस का अगर पूछा जाता है तो आप बताते हैं हास, और ठीक है, तो ऐसे भी आपसे पूछा जाएगा, तो मतलब कि इसमें रस से क्वेश्चन, या फिर ऐसे कोई रस दे देगा जैसे हाथी जैसी दें हैं, कैंडे जैसी खाल है, ऐसे करके दे दिया जाएगा, वहाँ पर पूछा जाए कौन सा रस है, तो आपको पहचान के वहाँ पर बताना होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, कंकाल किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया महादेव वर्मा और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया तो पद्माकर दिया गया है। तो कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि अधिकार में उपसर्ग है। आई होप आप सभी को उपसर्ग के बारे में पता होगा। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द है कार, इसके आगे यानी पहले क्या लगा है, अधि लगा है, तो अधि ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अधि ही दिया गया ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, भोलापन में प्रत्यय है, प्रत्यय से यानी उपसर्ग प्रत्यय, ये इन सभी क्वेश्चन एकदम कंफर्म पूछता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि भोलापन में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय पता होना चाहिए आपको कि प्रत्यय होते क्या हैं। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, लास्ट में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक शब्द है भोला और पीछे जुड़ा है पन, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है तो पन प्रत्यय है। तो पन यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि हानि लाभ में समास है। हानि लाभ में क्या कौन सा समास है, यही पहचान के आपको बताना होगा। तो सबसे पहले आप समझो पहचानने का ट्रिक, जहाँ पर आपको ये योजक का चिन्ह दिखाई दे और शब्द जो है एक दूसरे के विपरीत हो,
यहाँ पर दोनों ये भी प्रधान है अपनी जगह पे, ये भी एक जगह पे प्रधान है। तो ऐसे शब्द में यानी ऐसे समास में कौन सा समास हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास? द्वंद्व समास। आप ट्रिक याद कर लो, ये रहेगा आपका योजक का सिंबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि मछली का पर्यायवाची है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, VVIMP, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मीन का जो पर्यायवाची होता है उसको हम लोग, सॉरी, मछली का जो पर्यायवाची होता है उसको हम बोलते हैं मीन। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि यद्यपि में कौन सी संधि है? तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं इसमें दिमाग लगाना है। शब्द यहाँ पे लिखा है यद्यपि, तो य और द्य अगर देखेंगे तो आधा द और य है, माने कि आधा द है फिर य है। तो आधा द और य जहाँ पे शब्द अधूरा दिखाई देगा तो यहाँ पर आप मानेंगे यण संधि को। तो यण संधि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है कि नेत्र मानो कमल है, में अलंकार है। तो जहाँ पर मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, ये सब चीज दिखाई देगा यानी शब्द रहेंगे, तो वहाँ पर आप टिक करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार को। ये पहचानने का ट्रिक है, क्योंकि आपके पेपर में जो है केवल एग्जाम्पल देगा, आपको पहचान कर उत्तर टिक करना होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या बोल रहा है कि अच्छी का तद्भव है। अच्छी, अच्छी ये एक तत्सम शब्द है, और जो आप इसका तद्भव खोजेंगे वो उसको बोलते हैं हिंदी शब्द। ठीक है, तो अक्षी को हम क्या बोलते हैं? आंख बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है? मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप बताना है। तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या होता है? मधुनी ही होता है। मधु का क्या होता है? मधुनी होता है। आप सभी को याद होना चाहिए, अगर याद होगा तभी कर पाएंगे, नहीं याद होगा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, और ये इस वीडियो का लास्ट भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला था कि इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, हिंदी की और जानकारी अगर आपको चाहिए, जीवन परिचय याद कैसे लिखें, किस तरीके से लिखना होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो पठिताम धातु का वचन एवं पुरुष बताना है। तो देखिए इसमें वचन और पुरुष आपको बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें प्रथम पुरुष और द्विवचन है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन है यहाँ पर, ऑप्शन आप पूरे देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो प्रथम धातु का जो है ये किस धातु का है? तो प्रथम वचन कौन सा है? तो प्रथम पुरुष है और द्विवचन है। पुरुष यानी प्रथम है और वचन कौन सा है? तो द्विवचन है। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।